वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि आज की पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी क्या फ़र्क है और क्या पीपल्स पार्टी उस विजन पे चल रही है। ख्वाजा नबी साहब आपकी तरफ आते हैं। आप एडवोकेट जनरल के भी अहदे पे रह चुके हैं, आप जज भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जब भुट्टो साहब को हैंग किया गया वो 4 और 3 का था। पंजाब के 4 जजों ने उनको मुजरिम करार दिया और छोटी सूबों के जो 3 जज थे उन्होंने उनको मासूम कहा। आप सोचते हैं कि इसके बाद उनको तख्तावार पे लटकाना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो देखें, वैसे ही जब ये स्प्लिट वर्जन होता है तो सेंटेंस को रिड्यूस कर देना जो है वो एक रूटीन है और अमूमन कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती। और ख़ास तौर पे जब ये सियासी केस हों और फिर ये उनके ऊपर कोई ख़ुद डायरेक्ट पिस्तौल पकड़कर गोली चलाने का तो चार्ज नहीं था, एक अबेटमेंट का चार्ज था। तो अबेटमेंट के अगर आप 90% केस देखें तो वो प्रूव ही नहीं होते, क्योंकि अबेटमेंट वाला जो शख्स होता है वो तो मौका वारदात पे मौजूद ही नहीं होता। लिहाजा उसके खिलाफ गवाही लाना, उस अबेटमेंट को प्रूव करना, तो ये तो सारा एक मैनोवर था। लोगों से कन्फेशन लिए गए थे, फिर कन्फेशन लेकर उनसे वादे किए गए थे कि भाई आप अप्रूवर हैं, आपको छोड़ देंगे, और बाद में फिर उनको भी लटका दिया। क्या तो आप हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ख़ुद डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब जो अभी भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अभी भी ज़िंदा है, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो फैसला था, उन्होंने ख़ुद कहा कि ये वो उसके ऊपर पशेमान हैं, या जो भी उनके अल्फाज थे। ये टीवी पे हर जगह आया, बल्कि इसी के ऊपर ही पिछली तकरीर में आसिफ जरदारी साहब ने बड़े रिमार्क्स भी दिए और जिस पर बड़े वो अखबारात की ज़ीनत भी बने। तो बात यह है कि ये फ़ैसला तो एक यूनिक किस्म का। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला था। मैं वकील हूँ, इस बात को 31 साल हो गए हैं, आज तक किसी वकील ने भुट्टो के फैसले की नज़ीर किसी अदालत में पेश नहीं की। आमतौर पर रेफरेंसेस दिए जाते हैं सर, मैं 1 साल जज रहा हूँ, अभी मेरे रेफरेंस रोज सारा दिन पेश होते हैं। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो था, आप यकीन करें कि आज तक कोई वकील लेकर ही नहीं गया कभी। अच्छा नबी साहब, क्या इसको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहा जा सकता है? इसको मिसकैरेज कह लें या एक्सीडेंट ऑफ जस्टिस कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अख्तियार साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसे ख्वाजा नबी साहब ने बतलाया, एक्सपर्ट हैं और वो बतला रहे हैं कि आज तक इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती है और रेफरेंसेस भी उसके बाद कभी नहीं दिए गए। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी हुई है, एक पॉपुलर लीडर को जिस तरह हैंग किया गया। आपकी पार्टी क्यों नहीं, क्योंकि कई ममालिक में ऐसा हुआ है कि दोबारा रीट्रायल करवाई जाती है इर्रिस्पेक्टिव के विक्टिम अब वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, ताकि उसके नाम के आगे हमेशा के लिए साफ हो सके। क्यों नहीं आपकी पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, इस इशू को लेकर आगे चल रही है? इश्तियाक साहब, कल ही CEC की मीटिंग थी इन्नाडेरो शरीफ में, और वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि इसका रीओपन हो, केस जो है भुट्टो साहब का, और हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएँ अवाम की, और तारीख़ को दुरुस्त किया जाए। तो इंशाअल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये रीओपन होगा और इसको मेरिट के ऊपर विदाउट बीइंग बायस जब सुना जाएगा, तो ख़ुद तारीख़ जो है ख़ुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। डिले क्यों हो रहा है? 2 साल आपकी हुकूमत को हो गए, अब क्यों आप इसमें डिले क्यों कर रहे हैं? इसके इश्तियाक साहब, जब हुकूमत आई थी तो आपने कुछ कमिटमेंट्स किए थे, कुछ प्रायोरिटी तरजीहात उससे ज़्यादा थी। अगर हम शुरू से अपने केसेस वगैरह के को तरजीह दे के, और बाकी बड़े मसाइल जैसे 18th अमेंडमेंट बहुत बड़ा था, मिसाक जमहूरियत के अमल के ऊपर 2 बड़ी सियासी जमातों में आप बयानबाजी आप सुन रहे हैं, और दूसरे बड़े इश्यूज़ थे, गिलगित बल्तिस्तान का था, NFC अबॉर्ड का था। तो ये तमाम चीज़ें तरजीहात में आती हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि कल बड़ा वाज़ेह ऐलान हुआ उसके ऊपर, और उस पर पेशरफ्त होगी। और मैं इसको जुडिशल मर्डर कहता हूँ कि ये वो चंद लीडर होते हैं जो दुनिया में मुल्कों की डेस्टिनी बदलते हैं, और वो लीडर्स वेरी मैनी नहीं होते, 10, 12, 15 नहीं होते, वो 1 या 2 होते हैं। मलेशिया जैसे महातिर साहब हैं, चू एन लाई हैं, माओ ज़ेतुंग साहब हैं, जिन्होंने चाइना के जो अफीमी सोते रहते थे 12 बजे तक, आज दुनिया की सबसे बड़ी अजीम इकनॉमिक पावर उसको बना दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसी कैटेगरी के पाए के जो हैं, जो वो लीडर थे, और क़ायदा आज़म के बाद पाकिस्तान को एक लीडर दिया था जिसने विजन थी। आज मैं पूरे दिन लोगों को वहाँ देखता रहा, और जिस तरह से लोगों में एक जज्बा और एक अक़ीदत और एक एहतराम, जैसे पूछते हैं किसी को, ये चीज़ सिर्फ उसी लीडर से मिल सकती है जिसमें करिश्मेटिक चार्म हो। इन्होंने
आज आज आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, यही वो लीडर था जिसने विजन देखी थी कि हम एटॉमिक पावर बनेंगे, और इसी ने कहा था कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। आज आपको जो ये डेटरेंस मिला और इंडिया से आप कहते हैं कि अख्तियार साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका एक विजन था, मगर आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या आपकी पार्टी इस वक्त वो विजन को लेकर चल रही है कि नहीं। मिस्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भुट्टो साहब जो थे उनके दौरे हुकूमत में हमारे तमाम ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आजकल आप देख रहे हैं कि ईरान के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, सऊदी अरब में भी अभी इंडिया के किस तरह उनका खैर मुकदम वहाँ पे हुआ है, और वो बात नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो आज की हुकूमत है वो ज़्यादा जो है अमेरिका की तरफ देख रही है। क्या आप सोचते हैं कि यही पॉलिसीज़ भुट्टो साहब की थी? उस वक्त ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे हमारे ममालिक से, या आज अच्छे ताल्लुकात हैं? देखिए, भुट्टो साहब की तो बात ही कुछ और थी ना, क्योंकि भुट्टो साहब का दौर हुकूमत के अंदर वो एक इनकलाबी लीडर थे, और इस हवाले से दुनिया के अंदर उस वक्त भी जो भी इनकलाब के से ताल्लुक़ जिनका लीडरों का था, जिन ममालिक का भी था, वो सब के सब जो है वो भुट्टो साहब के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। ख़ुद सऊदी अरब के जो शाह फैसल थे वो भुट्टो साहब को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे, और वो उन्होंने ये बात ये कही कि ये बहुत तेज़ व तर्रार शख्स है, थोड़ा सा ज़हीन भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये मुसलमानों की कश्ती को पार लगाने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और आप देखिए कि जो विज़न आपने, जैसा कि अख्तियार भाई ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज जिस तरह से चैन की ज़िंदगी गुजार रहा है, और जिस तरह से आज 2002 के बाद देख लीजिए कि फ़ौजें हमारी सरहदों पर आगे खड़ी हो गई, और अब वो उसके बावजूद इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये वही विज़न था, और वो जिस अंदाज से डॉक्टर A.Q. खान को लेके आए और जिस तरह से उनको फ्री हैंड दिया, आप उनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत से लगाते हैं, लेकिन $235 मिलियन के अंदर हमारा एटमी प्रोग्राम बना है, तो उसमें क्या आदमी खाएगा, क्या उसमें करेगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अब हम प्लूटोनियम की तरफ चले गए हैं, तो ये सारा वो उससे चला है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, उनका विज़न उनके ये करीब भी नहीं पहुँचते, इनकी सोच और इनका मयार भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और वो उस पर नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। खुद पीपल पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़मीन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ दोबारा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की, और आज की पीपल्स पार्टी क्या उनके विजन पे चल रही है। नवीद साहब, आपकी तरफ आते हैं। अख्तियार साहब ने भी ये कहा, कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब ने भी ये कहा कि अदालती कत्ल था और इसको हम रीओपन करने का जायज़ा ले रहे हैं। ही डिड क्या रुकावट्स हैं, क्यों, आई मीन ही सेइंग कि स्टिल हम जायज़ा ले रहे हैं। क्या जुडिशरी रुकावट है, क्या आर्मी रुकावट है? नहीं, रुकावट कोई भी नहीं है। बेसिकली मतलब अभी तक ऑफिशियली किसी ने इस पॉइंट के ऊपर, तकरीरों की हद तक तो बात हुई है, लेकिन किसी ने आज तक ना तो कोई लीगल ओपिनियन किसी से सीख की है, ना इसमें कोई पेशरफ्त करने की कोशिश की है। असल में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतों के हिसाब से इट्स ए पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन इसको कहते हैं। अब उस केस को रीओपन करना, अच्छा, अब रीओपन करने की दो ही तरकीबें होती हैं। एक तो होता है रिव्यू फाइल किया जाए, अच्छा, अब रिव्यू में आ जाता है लिमिटेशन पीरियड। अब ये है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में अगर ये 31 साल का जो डिले है, अगर अदालत उसको कंडोन करती है, अभी नवाज शरीफ साहब के केस में भी 8 साल का डिले कंडोन हुआ है, 10 साल का, बिल्कुल। तो अगर ये डिले कंडोन हो जाता है तो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करके इस केस को री आर्ग्यू किया जा सकता है आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे। दूसरी सूरत यह है कि चूंकि पूरी एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, तो या कोई एविडेंस दोबारा रीओपन करके री ट्रायल का ऑर्डर लिया जा सकता है। तो अब ये तो बैठे सर जोड़ के और फिर उसके बाद लीगल ओपिनियन सीख करें, रास्ते बहुत हैं। दुनिया में हुए हैं ना इस तरह की चीजें। क्रॉमवेल का था, उसमें उन्होंने निकाल के उसको जमीन से और फिर वो किया था, दोबारा फांसी दी थी। बहरहाल हमारे मुल्क